अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आजसुब। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि 2 दिन जब मैं आपसे मुलाकात लाइव नहीं कर पाती तो मुझे ये बड़ी क्रेविंग सी महसूस होती है कि सुबह सुबह आपसे फ़ौरन कांटेक्ट हो और आप फ़ौरन मुझे कॉल करें या फ़ौरन हमारी टेक्सटिंग शुरू हो जाए। और तमाम जो ज़राए हैं हमसे कनेक्ट होने के, मैं आज उसके बारे में आपको शुरू से बता देना चाहती हूँ। आज मुझसे एक गलती हो गई है और वो ये है कि मैं अपना आईपैड घर पर भूल आई, जबकि मुझे था कि आज मुझे आपसे कनेक्ट होना है, आज हम फ़ोन से काम चला लेंगे। लेकिन आपने हमारे साथ जो कनेक्टिविटी रखनी है अपनी ईमेल, ये तमाम कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे भी आते रहेंगे। ईमेल एड्रेस है aajsub@aaj.tv एंड फेसबुक aajsub1 न्यूमेरिक 1 नंबर। SMS आप कर सकते हैं 2250 पर, और ये SMS जो आप 2250 पर करेंगे इसका एक तरीक़ाकार है। आप मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, ऑब्वियसली ASA लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज लिखेंगे, नाम लिखेंगे और हमें भेज देंगे किस पे? 2250 पे। नाम, पता, जो भी आप कहना चाहते हैं वो सब आप लिखेंगे और हमें 2250 पे भेज देंगे। ये तमाम हमारी और आपकी कनेक्टिविटी की डिटेल्स हैं जो हम दोबारा भी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आएंगी और मैं दरमियान में रिमाइंड भी आपको करवा दूंगी। अच्छा, आज मेरे पास ये जो इतने सारे पेपर्स हैं इसमें मैं बहुत सी चीज़ें देख रही थी। हम पिछले दिनों एज अ टीम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दुनिया में एक ये दिन भी मनाया जाता है कि आप अपने बच्चों को ऑफिस लेकर जाएँ, एक दिन ऑफिस लेकर जाएँ ताकि वो आपके एनवायरनमेंट को समझ सकें, आपके मिजाज को समझ सकें, प्रोफेशनल चीज़ों से उनकी कुछ आगाही हो सके। तो हमने सोचा कि हम एक और टॉपिक है जिसके बारे में मदर्स या हमारी औरतें या आप सब बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, वो हम ऑफ एयर भी जब किसी से मिलते हैं तो लोग बात करते हैं और बहुत ज़्यादा उस बारे में बात करते हैं। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे, बहुत आला प्रोफेशनल हैं और आपने, मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल रहे, लेकिन शादी के बाद और बच्चों के बाद अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ही ब्लेसिंग से नवाजा कि आपने अपना प्रोफेशन क्विट करने का सोचा, इसलिए क्योंकि आपके अपने घर वाले या आपके इन लॉज में आपको ऐसी कोई फैसिलिटी हासिल नहीं है या ऐसी कोई मेड्स या बाकी लोगों की फैसिलिटी हासिल नहीं है कि आप अपने बच्चों को उनके सपोर्ट कर सकें और ख़ुद जाके ऑफिस का काम कर सकें। इसलिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल्स जो हमारे माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके बच्चों को कौन देखेगा, अगर वो ऑफिस चली जाएंगी तो उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, फिर अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनको कैसे लुक आफ्टर करेंगे। ये एक बड़ी डिटेल डिस्कशन है। आपको याद होगा पिछले दिनों शाजिया जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं उन्होंने कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि मेरे ट्विन बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं लेक्चरार बनूँ, लेकिन मुझे आज तक मौका नहीं मिला बच्चों की वजह से, और मेरा ये ख्वाब अभी तक है, मेरी ख्वाहिश अभी तक ख्वाहिश है। तो इसका क्या नेमल बदल हो सकता है, किस तरह से हम अपनी ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम कर सकते हैं कि वो काम करें। हमारे यहाँ एक तो ऑप्शन दे दिया जाता है कि जी घर से बैठकर आप काम करें। घर से बैठकर काम करने के अलावा क्या कर सकते हैं? बहुत से काम है जो घर पर बैठकर नहीं हो सकते। कैसे हम उनको ऐसा कोई एनवायरनमेंट दें, ऐसी कोई मदर फ्रेंडली चीज़ दें ताकि वो अपने बच्चों के साथ काम कर सकें। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर प्रोटेक्शन पॉलिसी है 2006 और 2010 की, और उसके हवाले से ये है कि जी मदर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। वर्किंग मदर्स को डे केयर फैसिलिटीज़ हैव आल्सो बीन इंश्योर्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स अंडर द फैक्ट्रीज़ एक्ट। यानी वो जो लेबर्स हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं उनके बच्चों की नर्सरी या डे केयर उनको मुहैया किया जाएगा उनके दफ्तर की विसिनिटी में ही, उसी जगह पर ही। लेकिन हमारे यहाँ ये लार्जर स्केल पर पॉसिबल नहीं हो पाया। हर किसी के दफ्तर में ऐसा नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के आगे अगर हम पॉइंट्स में आए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये चीज़ भी ज़ेर बहस है कि जहाँ 40 से 50% ख़वातीन काम करती हैं वहाँ डे केयर सेंटर होने चाहिए। आपको क्या लगता है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मतलब किसी न किसी जगह पर आई हुई है, जैसे मैंने फैक्ट्रीज एक्ट की बात की, लेकिन ये सबको कवर नहीं करती। आपको क्या लगता है? इस चीज़ को भी ज़ेर बहस लाया जाना चाहिए, इस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। क्या हमारे यहाँ की वर्क फोर्स ख़वातीन को लेकर बढ़ेगी अगर उनको इस तरह की सहूलियत दी जाए? आज हम फर्स्ट आवर इस चीज़ पर ही डिस्कस करेंगे। दैन द सेकेंड आवर भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक बीमारी जो कहने को बहुत छोटी सी है, जिसकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उससे कितने ही बच्चों की जान चली जाती है, क्यों चली जाती है, हम बात करेंगे सेकेंड आवर में मीज़ल्स या खसरा के हवाले से। मगर इन तमाम चीज़ों से पहले किचन में क्या है वो हमें देखना है, तो आइए चलते हैं किचन की जानिब।
वेलकम बैक। और हमारे किचन में जो है वैसे ही हमेशा की तरह हमारी वही शेफ है, कोई तब्दीली इनमें नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है। हाँ, और आज आपने पहले से ही यहाँ रोटियाँ बना ली हैं, सालन तैयार कर लिया है और बस मुझे खाना रह गया है। हाँ, सिर्फ असेंबली का और खाना है, आपको टेस्ट करना। ठीक है, तो बस फिर कुछ ना बताएं आज किचन में। नहीं, आज बताएंगे हम, रेसिपी तो बताएंगे अपनी। क्या रेसिपी है? आज हम बता रहे हैं श्रेडेड बीफ टॉर्टिलाज है, जो मैक्सिकन। हाँ, ओके। टॉर्टिलाज भी इनको टॉर्टियाज बोलते हैं बेसिकली ना। ओके। हाँ, लेकिन वो लिखा जाता है टॉर्टिलाज। लोग टॉर्टिलाज भी कहते हैं, लेकिन मैंने देखा अच्छा क्योंकि लिखा ऐसे जाता है। कहाँ की डिश है ये मैक्सिकन रेसिपी है। ओके, हाँ ठीक है। तो ये जो मैंने बनाए हैं टॉर्टिलाज, ये मैं घर से बना के लाई थी, क्योंकि आपको पता है इतना टाइम नहीं होता कि आटा गूंदते और फिर हम वो बनाते। ये आटे की नहीं है? नहीं, ये मैदे की है। Okay. 2 कप मैंने मैदा लिया था, उसमें मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया था और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल के मैंने इसको गूंद लिया था। और मैंने इस तरह से चपाती टाइप बनाई थी, लेकिन इसको सेकना नहीं है ज्यादा चपाती की तरह से, बिल्कुल हल्का हल्का से हमको इसको करके हमने इसको निकाल लिया था। और ये मेरे पास फ्रेश सालसा है, जो मैंने ये अभी यहीं आके बनाया। ये भी मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन मैंने ये बनाया है। इसकी रेसिपी आप बताएंगे? इसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ। फ्राई पैन में मैंने हाफ प्याज चॉप्ड ऐड की थी। जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड किए थे, चॉप्ड आधा टमाटर, और उसके साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं, उनको फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें हाफ कप केचप डाला है, हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड की हैं, नमक गया इसमें, उसको मिक्स करके हमने इसे निकाल लिया। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये बीफ हमारे पास है, जो मैंने अंडर कट लिया है, इसके बिल्कुल बारीक स्लाइसेस कर लिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अंडर कट हो, आप नॉर्मल बीफ के भी इस तरह पीसेस करके, और आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मैरिनेट करके रखेंगे इसे? मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे रखना है, लेकिन मैं फ़ौरन बनाऊंगी। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, गार्लिक पाउडर है और चिली पाउडर। ठीक है। ये डाल के आपने इसको मिक्स किया, 2 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ना है। उसके बाद आप इसको पैन में या कढ़ाई में, जो भी आपके पास है, उसमें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के, इतना कि ये गल जाए और पानी इसका खुश्क हो जाए। फिर आप उसको निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने इस तरह की रोटी बनाई, उसमें आपने ये असेंबल किया, सालसा असेंबल किया, और ये मेरे पास क्रीम है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करूंगी, तो ये सावर क्रीम बन जाएगी। ओके, वो हम डालेंगे, और लेटस लीफ डालेंगे लास्ट में, चेडर चीज डाल के, और इसको फिर हम वो रोल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंस अब शेफ़ फरजाना हमारे साथ मौजूद होती हैं रोज़ाना सुबह में, और सुबह में ही अपनी रेसिपी आपके सामने कंप्लीट करके, आपको रेसिपी कार्ड दिखा के तमाम चीज़ें समझा के जाती हैं, तो दिस इज़ अ टाइम जब आप कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इस रेसिपी के हवाले से भी, कोई फरमाइश हो उस हवाले से भी, और कोई चीज़ आपने ट्राई की और उसमें मसला आ रहा हो उस हवाले से भी, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इनसे बात कर सकते हैं। आपकी ये मैरिनेशन और ये तमाम चीज़ें जब तक हो रही है, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, आप इसे फ्राई कर रही हैं, तो मैं इक्तबास पढ़ूँ, आपको सुनाऊँ और सबको सुनाऊँ, और जो आज का हमारा टॉपिक है फिर उस बारे में भी मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। जी, अच्छा जी, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। और जो एक अंग्रेज़ी की कहावत है ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कुछ इसमें भी वही वाली बात है। किसान की बीवी ने जो मक्खन किसान को तैयार करके दिया था, वो इसे लेकर फरोख्त करने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ हो गया। ये मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने इस मक्खन को हस्बे मामूल एक दुकानदार के हाथों फरोख्त किया, और दुकानदार से चाय की पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीद कर वापस अपने गाँव की तरफ रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीज़र में रखना शुरू किया। इसे ख्याल गुजरा क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेड़ा 900 ग्राम का निकला, 100 ग्राम कम। हैरत और सदमे से दुकानदार ने सारे पेड़े एक एक करके तोल डाले, मगर किसान के लाए हुए सब पेड़ों का वजन एक जैसा और 900 ग्राम ही था। अगले हफ्ते किसान हस्बे साबिक मक्खन लेकर जैसे ही दुकान के थड़े पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान को चिल्लाते हुए कहा कि दफा हो जाओ, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना मेरा दस्तूर नहीं है। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलोग्राम कहकर बेचने वाले शख्स की वो शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता। किसान ने यासियत और अफसरदगी से दुकानदार से कहा, मेरे भाई सॉरी, मुझसे बदजन ना हो, हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं, हमारे पास तोलने के लिए बाट खरीदने की इस्तात कहाँ। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ, इसे तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में इतने वजन का मक्खन तोल कर आता हूँ। एक तरफ जितनी चीनी
चीनी जितनी लेकर जाते थे 1 किलोग्राम की उनको चीनी लगती थी और खुद ही बेईमान थे दुकानदार। खुद ही दुकानदार साहब जो है वो बेईमानी कर रहे थे और कह रहे थे बेचारे किसान को। तो ऐसे बहुत बार हो जाता है। खैर, हम अपने टॉपिक पे भी बात करेंगे और रेसिपी कहाँ तक पहुंची ये भी आपको बताएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हम यहाँ बना रहे हैं बीफ टॉर्टियाज। ओके, हाँ, टैकोस भी कहते हैं इनको। अच्छा, इसमें ना 2 तरह की होती हैं। एक तो ये सॉफ्ट जैसे मैंने ये बनाए टॉर्टिलाज, इसमें एक क्रिस्प भी आते हैं। ओके, हाँ, जो फ्राई हुए वो रेडीमेड मार्केट में मिल जाते हैं, उसको भी फिलिंग करके और इस तरह आप वो खा सकते हैं। जो चिप्स जैसी सूरत चिप्स जैसे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना शेप उनका अलग होता है, डिफरेंट होता है। और वो छोटे छोटे फॉर्म्स में होते हैं, छोटे शेप्स बॉक्स में मिलते हैं वो, तो उसमें भी आप ये फिलिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप रोल टाइप फिलिंग करेंगी? हाँ, ये मैं रोल करूँगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी ये रहा है और हमने इस पे बात भी की थी पहले कि मदर्स के लिए अगर ऑफिसेस में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि उनके बच्चों के लिए डे केयर बना दिया जाए या उनको ये फैसिलिटी हो कि वो अपने बच्चों को ऑफिस ला सकती हैं, क्योंकि हम तो ये भी सोचते हैं ना कि हम बच्चों को लाएंगे तो शायद बहुत से लोगों को अच्छा ना लगे। और परमिशन बाद ऑफिस में परमिशन नहीं होती, तो क्योंकि उनको लगता है कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, इससे बच्चों की तरफ ध्यान रहेगा, काम की तरफ ध्यान नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी भी पाकिस्तान में, कराची में मैं जानती हूँ कि 1-2 कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसी हैं जहाँ डे केयर है और वहाँ 5 बजे तक बच्चे ऊपर एक उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है, वहाँ रहते हैं बच्चे और 5 बजे के बाद जो है वो मदर जो है उनकी वो अपने पास ले आती हैं और 1 घंटे बाद मेरे ख्याल से ऑफ हो जाता है, 1-1.5 घंटे बाद। ये मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रही हूँ। एक और कंपनी है पेट्रोलियम के हवाले से बड़ी मशहूर कंपनी है, लेकिन हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, पाकिस्तान में ही है। उधर भी यही सिस्टम है कि चाहे फादर हैं चाहे मदर हैं, अगर उनके बच्चों का ड्रॉप टाइम है या उनको लेने जाना है तो वो उस वक्त आपको ब्रेक देते हैं, देन यू कैन ब्रिंग योर चाइल्ड अलोंग और आप उनको वहाँ रख सकते हैं अगर आपके पास कोई और लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, और शाम को आप उन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन नुसरत, मैं ये समझती हूँ कि जब लड़कियाँ इतना ज़्यादा पढ़ती हैं और इतनी तालीम हासिल करती हैं और उनके पास कोई ना कोई हुनर होता है, कोई बिजनेस करना चाहती है, कोई जॉब करना चाहती है, तो उनके लिए तमाम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं उनमें ये एक होना चाहिए जहाँ वो अपने बच्चों को रख सकें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं या बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ घर की होके रह जाती हैं सिर्फ बच्चों की वजह से कि नहीं हमारे बच्चे निगलेक्ट होंगे या बच्चों को कौन देखेगा। जॉइंट फैमिली में तो ये होता है कि आपकी सास है या कोई है तो फिर भी थोड़ा बहुत देख लेती हैं, लेकिन वो भी मुश्किल होती है, आप 8 आवर्स 9 आवर्स के लिए नहीं छोड़ पाते हैं। बहुत कम ऐसा इक्का दुक्का होता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो घर में ही बंद होके रह जाती हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ भी लोगों को इस बारे में नजरसानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि अभी हम रिसर्च एक गो थ्रू कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में और डिटेल्स हमें मिलती हैं, लेकिन जो शॉर्ट डिटेल्स हमें मिली वो यही थी कि मेरिसा मेयर जो कि याहू को हेड कर रही हैं, जब वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने अपनी ये पोस्ट संभाली थी। अच्छा, एक तो ये भी बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो तो उसको तो वैसे ही थोड़ा सा सोचते हैं ना, इसने तो आगे छुट्टी लेनी है, तो इसे छुट्टी लेनी, इसको रखो ही ना। तो खैर उन्होंने अपनी जॉब उस वक्त अज्यूम की जब शी वाज एक्सपेक्टिंग और 6 महीने हो चुके थे, और 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी वो बड़ी जल्दी ही ऑफिस लौट कर आई और वो अपनी एक मेड लेकर आती थी या उन्होंने नर्सरी वहाँ बनाई थी, अपने लिए इंतजामात किए थे अपनी ही कॉस्ट पर, और यही चीज़ उन्होंने तमाम लोगों के लिए इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश की, क्योंकि सबकी सैलरी उनके जितनी नहीं थी या सबको उतने मराहत नहीं मिले हुए थे कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफिस को टाइम दें तो आप घर बैठ के टाइम नहीं दे सकते, आपको आना पड़ेगा काम। और लेकिन ये ऑफिस वालों की, कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो ये फैसिलिटीज वाह जी वाह। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हाल है, अल्लाह का शुक्र है। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं टॉपिक के हवाले से? लेकिन ये जो प्रोग्राम आपका अभी चल रहा है, नुसरत वाले प्रोग्राम से बात कर रही है ना? जी जी, नुसरत वाले प्रोग्राम से, और बड़े मजे की बात है कि नुसरत ही बात कर रही हैं। अच्छा, सॉरी, वो आवाज ये होता है कि मैं ये कह रहा था कि आप लोग डेली में आपका प्रोग्राम सुबह में देखता हूँ अपने काम पे जाने से पहले। मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी डिशेज आप जो हमारे रूटीन में डेली का मसला है हर घर का कि आज क्या पकाएं, सुबह पका लिया, दोपहर में पका लिया तो शाम का मसला खड़ा हो जाता है। तो कोई ऐसी आसान डिशेज, लोकल जो देसी डिशें हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे
करके बताएं कि इसमें ये चीज डालें तो हो जाए आज ये मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी आसान, हर कोई जो है ना देखो फास्ट फूड टाइप की और हाई फाई डिशेज जो ऐसे सॉस जो हमारे यहाँ मिलते ही नहीं है आम इलाकों में, तो कोई ऐसा करे कि हमें खाने में आसानी अच्छा, हो इसका और शेफ पकाने आपको में। बताती हैं, आप क्या बता रही हैं? अगर आपने शो शुरू से देखा हो इतने महीनों से, तो मैं बहुत सारी ऐसी रेसिपीज जो कोरमा या इस तरह कढ़ाई या बहुत आसान रेसिपीज भी चावलों में भी इस तरह की बता चुकी हूँ, जो बहुत आसान तरीके से बनती हैं और बहुत जल्दी बनने वाली हैं। चावलों की हाँ, बना चुके हैं और घर में जो कोरमा सामान बिरयानी से बच जाता हटके है हो ना। उसकी बता चुके हैं जी। कोरमा बिरयानी से हटके हो, जिससे कि अच्छा, बिरयानी आप डिश का नाम बताइए, हम वो आप बनाएंगे। अपनी रिक्वेस्ट बता दें, मैं वो बना दूंगी। बताइए। अब एकदम तो फौरी तौर पे नहीं है, लेकिन जो लोकल डिशेज है ना जो रूटीन में हमारे घर में यानी पकती आलू है, गोश्त को आप उसमें- कोरमे की अरबी तरह गोश्त, बताएं, गाजर हाँ, गोश्त, गाजर आलू गोश्त, कोई को कोरमे की शलजम तरह पालक बनाई जाती गोश्त, है, ऐसी मिक्स चीजें बनाएं, सब्जी, ठीक है। मिक्स सब्जी को वो भी जो है बना मैं तो चुके इस तरह हैं, करता हूँ कि उसको फ्राई कर लिया घी में, ठीक है, उसको ठीक है, अलग हसन निकाल साहब। लिया, फिर गोश्त में मिक्स कर लिया। ओके, हम कोशिश करेंगे ज़रूर आपके लिए तमाम चीज़ें बनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो गोश्त वाला और सब्ज़ी वाला कल्चर है ना, ये हमारे यहाँ बहुत आम है, तो इसको ज़रा सा आप ज़रूर ख़ास तवज्जो दीजिए। अब हमारी जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, मेहमान हैं, उनको हम पहले यहाँ पर मदू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनीका मौजूद हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं, और डॉक्टर बतूल हैं हु इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। इन दोनों से आपने अपने मसाइल आज ना ही पूछें तो अच्छा है, आज इनके मसले सुने कि इन्होंने क्या किया और किस तरह से डे केयर की सहूलत कोई इनको हासिल थी नहीं थी, अपने प्रोफेशन को किस तरह परसू किया, क्या किया। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों तो उधर ही तस्वीर बन के खड़ी हो गई। वालेकुम अस्सलाम। आना भी है आगे। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। ठीक ठाक है ना? और डॉक्टर बतूल जो है, करना चाहिए वैसे। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने तो सारे काम ही दौरान जॉब किए हैं। और हम तो पुरानी सहेलियां भी हैं ना, हाँ, तो हम यहाँ बैठे अपनी बातें पुरानी सहेलियां हैं, नेबर्स हैं, नेबर्स हैं। नुसरत अच्छा, को याद हाँ बिल्कुल याद हो गया है। और मुझे ये एक बात बताएं बतूल, आप तो छोटी सी बच्ची को लेकर जो चली गई थी सिंगापुर, वो भी बताना है। ये बताएं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? उसमें जब मैंने MCPS कंप्लीट किया तो मुझे कॉस्मेटोलॉजी करने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि डर्मेटोलॉजी में आप सारी बीमारियां डील कर रहे होते हैं। अब जो है बोटॉक्स, सारी फिलर्स और ये सारी चीज़ें कॉस्मेटोलॉजी में कवर होती हैं, तो मैं परसू करना चाही थी। फिर उसके साथ बेटी छोटी थी, उसको लेकर गई वहीं उसको पे साथ लेकर गई ना? कितने साल की थी? बिल्कुल, तकरीबन जो है वो 6 मंथ्स की। 6 महीने के बच्चे को लेकर ये कॉस्मेटोलॉजी पढ़ने सिंगापुर चली गई, 1 to 1 बेटी और आप। बिल्कुल, ओके। जो मोटिवेशन होती है ना, बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला खुद ही आसानियाँ पैदा करता है। मेरा इस बात पे यकीन है, और ये जो है इस बात की गवाह है। बिल्कुल सारी चीज़ें कंप्लीट करी, फिर जो है इनकी शादी मेरी शादी के बाद हुई थी। अच्छा, मेरे सामने मैंने इनकी मेहंदी अटेंड करी थी। ओके ठीक है, तो इनका जो है मैका है और मेरा ससुराल है, इस तरह हम नेबर्स में। और और बिल्कुल, और ये डे टू डे नहीं, वीक टू वीक बेसिस पे मुझे जानती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप अपनी बेटी को वहाँ तो ले गई सिंगापुर में, किस तरह का उन्होंने आपके साथ, उनका रिएक्शन क्या था कि आप 6 महीने के बच्चे को लेकर आ गई हो, आप यहाँ कोर्स करने आई हो, या आप बच्चे को लेकर आ गई हो तो उसको तवज्जो दोगी, क्या करोगी? और खुद भी इंसान के जहन में होता है, एक तो अपना मुल्क नहीं, ना अपने लोग, ना रिश्तेदार, ना दोस्त। देखिए, ये नहीं होता है कि आपका मुल्क नहीं, अगर आपने एजुकेशन लेनी है तो वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे चीन भी जाना पड़े। मैं कह रही हूं कि अपने मुल्क में तो जानने वाले लोग हैं ना, बच्चा उसको पकड़ा सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते, जो हमारे इश्यूज हैं बेसिकली, कितना ही जानने वाला क्यों ना हो, तो मैं तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। आपको पता है, मैं अपने बच्चे क्लिनिक में मेरे साथ ही होते हैं बेसिकली। तो बात ये, सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सिस्टम स्ट्रांग है, जिस यूनिवर्सिटी में, उसी के साथ ही जो है पूरी नर्सरीज बनी हुई हैं। वहाँ पे 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स, देन 6 मंथ्स, रूम्स अलॉट है बाकायदा। 6 मंथ्स के बाद 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो है 1.5 ईयर, देन 2 ईयर्स, फिर 3 ईयर्स, यानी प्री नर्सरी, फिर किंडरगार्टन, सारे जो है वो जिस तरह पूरी एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसी के साथ बच्चों की एक यूनिवर्सिटी टाइप बनी हुई होती है। और वहाँ पे बिल्कुल 3 आवर्स के लिए आप अलहदा छोड़ सकते हैं, 6 आवर्स के लिए आप अलहदा छोड़ सकते हैं, 8 आवर्स के लिए आप अलहदा छोड़ सकते हैं। और फिर अगर आपने वहाँ पे जॉब स्टार्ट करनी है तो उसमें ये सिस्टम होता है कि आपको जो है वो डील करनी होती है कि 3 मंथ्स की आपको बाकायदा ऑफ मिलती है, सिर्फ 1.25 महीने की नहीं मिलती। जैसे यहाँ पर तो अब 1.25 महीने का स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे 3 मंथ्स का, वो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक आगा खान यूनिवर्सिटी हो गई, सारी चीज़ें
तो एटलीस्ट वो इतना तो इतना फॉलो दे कर रहे देते हैं। हैं। अब वहाँ पे ये सिस्टम है कि 3 मंथ्स को आपको बाकायदा जो है वो ऑफ मिलता है पेड लीव्स के साथ, और उसके बाद 2 साल के बाद आपको 1 आवर एक्स्ट्रा देना होता है उस पेड लीव का, ओके 2 इयर्स के आसान हो बाद। जाता यानी है ना? बच्चा आसान है, बिल्कुल। बहुत ईजी लेकिन है। ये चीजें यहाँ नहीं यहाँ है ना। सिस्टम बनाने के बाद है। अनीका बताएं, अनीका ने तो छोड़ छाड़ के पहले बच्चे पाले। नहीं बिल्कुल, बाकी जब मेरा बेटा 1 साल का नहीं हुआ था तब तक मैं उसके बिल्कुल साथ थी। उसके बाद मैंने रिज्यूम कैसे किया कि दोपहर में मेरे हस्बैंड उसको देख रहे हैं तो मैं उसको सुला के 2-3 घंटे के लिए जाती थी। अच्छा। तो एक तो उन्होंने इज़ारे की किया कि बस ठीक है जो तुम्हारे काम है, उसको खिला भी दिया, डायपर चेंज कर दिया, सुला भी दिया, क्योंकि सोता नहीं था वो उनके बगैर या मेरे बगैर। तो वो उसके बाद आप गए तो इस तरह मैंने चीज़ें रिज्यूम करना शुरू की। उस वक्त मुझे वाकई बहुत उलझन होती थी कि कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जहाँ मैं जा रही थी वो एक NGO थी जो कि पुअर कम्युनिटी के बच्चों के लिए काम करती थी। मैं उनके साथ काम कर रही थी एज अ हेल्थ एक्सपर्ट। तो मैं ये करती थी कि बच्चों में जो भी प्रॉब्लम है उनको फाइंड आउट किया। बहुत से बच्चों के हमने ऑपरेशंस करवाए जिनके दिल के सुराख हैं। पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं होता था लेकिन उसके बाद हुआ। तो वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था कि मैं बच्चे को लेके जाऊँ छोड़ूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों में मसरूफ़ हूँ। फिर ये होता है कि आप जगह भी देखते हैं कि वो हाइजीनिक हो ना हो, उनकी बीमारियाँ और बहुत सारी चीज़ें आप जब क्लिनिक करते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी खातून। जाहिर है कि वो वैसे ही उन बच्चों को सपोर्ट कर रही थी। तो 2 साल तो मैंने इस तरह से गुजारे। उसके बाद ये हुआ कि फिर अपने काम थोड़े करने शुरू किए। जब स्कूल जाने लगा ना तो फिर थोड़ी आसानी हुई। लेकिन ये कितनी वो feeling जॉब होती हम है। नहीं कर सके जो मुझे अपनी करनी थी, जैसे मॉर्निंग में एक डेडिकेशन से जैसे मैं अब कर रही हूँ, वो उस वक्त मैं नहीं कर पाई। लेकिन इसको मोटिवेशन बहुत थी, हाँ? बहुत मोटिवेटेड थी कि डॉक्टर बतूल मैं करके ही रहूंगी। मैं आपको बता नहीं, रही ये हूँ मैं बहुत करके अच्छी रहूंगी। बात है, करके तो रहना और चाहिए। फिर जब मैंने इतना मैंने पढ़ा। हमेशा इसको ये एडवाइस दी, मैंने कहा सही है, जस्ट कंप्लीट योर फैमिली फर्स्ट। जो आपकी डिमांड्स हैं, जो फैमिली की जो इन लॉज की डिमांड्स हैं, आप वो पहले फुलफिल करो और फिर एजुकेशन तो कंप्लीट इशू क्या होता है जब आपका एक बच्चा होता है ना, आपको ये भी देखना होता है उसका कोई सिबलिंग होना चाहिए। फिर अगर आप अपने हम काम शुरू करें डॉक्टर्स तो हम फंस जाते हैं बीच में कि आप हाँ, रास्ते हम में नहीं काम छोड़ करें सकते तो ऑब्वियसली या फैमिली या फिर आपके एग्जाम। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद ये टोटलास को जो आप रैप कर रही हैं, एक को आपने रैप किया, एक को हम ऑनियर करके दिखा, जल्दी से ऑनियर करके दिखा सकते हैं? थोड़ा सा टाइम है हमारे पास? क्या क्या ये मैंने बच्चों बीफ का रखा है favorite इस है तरह। हाँ, ये बीफ रखा हमने उसके टोटियास बाद के ये ऊपर। सावर क्रीम जो है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो सालसा बनाया था ये इस पे ऐड होगा। और फिर आप इसे रैप कर लेंगे और नहीं, आपका वक्त इसके बाद यहाँ हम पर- चीज ऐड Okay. करेंगे और लेटस लीफ है वो हम इस पे चॉप ठीक है। थैंक यू सो मच फरजाना, आपका यहाँ आने का और ये तमाम चीज़ें बताने का। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। आप हमें कॉल कीजिए आफ्टर दिस ब्रेक। सिलसिला रोजगार से वाबस्ता खवातीन के मसाइल तो वैसे हैं बेशुमार, मगर हम यहाँ कर रहे हैं एक बड़े मसले के हल होने का इंतजार। मसला क्या है तो जानिए जनाब। खवातीन के लिए अक्सर काम के साथ साथ अपने बच्चों को संभालना हो जाता है इंतहाई मुश्किल। नवमौलूद बच्चों को घर में अकेले न छोड़ने की वजह से अक्सर माएं बच्चों की परवरिश और देखभाल की खातिर नौकरी की कुर्बानी दे देती हैं। दूसरे ममालिक में नौमौलूद बच्चों के लिए ऑफिसेज और दीगर इदारों में चाइल्ड केयर नर्सेज होती हैं, मगर आईने पाकिस्तान के लिबर्टी लॉ के बावजूद काम करने वाली खवातीन के लिए ये सहूलत हासिल नहीं। मुआशी तौर पर परेशान खवातीन अगर मुलाजमत छोड़े तो किस तरह गुजर बसर करेंगी, या फिर अगर वो बच्चे की देखभाल छोड़कर मुलाजमत पर फोकियत दें तो मुस्तकबिल के मेहमानों की अच्छी परवरिश कैसे मुमकिन होगी? ये है आज का एक बड़ा सवाल। वेलकम बैक। और आज के इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बतूल मौजूद हैं, डॉक्टर अनीका मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है जिस प्रिटी फेस को आप बहुत टीवी पर देखते रहे, उन्होंने बहुत काम किया, उज़्मा अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी भी देखते हैं, वक्तन फवक्तन देखते हैं, रेगुलरली नहीं देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, कैसी हैं? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और बेटी के बाद जो है वो आप डिसअपेयर हुई हैं, है ना? बिकॉज आई हैड टू टेक अ ब्रेक, हाँ और चॉइस नहीं थी तो इसलिए। और आज का टॉपिक जो रखा है वो तो आई जस्ट लव इट, हाँ क्योंकि बहुत नज़दीक है हम सब लोगों की लाइफ से। और ज़ाहिर है जो जिनके के शादी होती है उसके शादी के बाद कंटिन्यू करना इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बच्चे के बाद जो है फिर हो जाता है, स्पेशली हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये लोग तो खैर अलग फील्ड से हैं, मैं इसी फील्ड से हूँ, मीडिया फील्ड से, और लगता है ऐसा देखने वालों को शायद कि हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता होगा इन चीज़ों का, या हम इतनी तवज्जो नहीं देते अपने घर को या अपने बच्चों को। हम स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र आते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट ऐसा नहीं है।
बिकॉज मैं ये बताऊँ कि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग तो आई वाज डूइंग अ लाइव शो। अच्छा। और मैं शाम की ट्रांसमिशन डेली लाइव शो करती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग, हाँ। और उसके बाद ये है कि जाहिर है आई हैड टू टेक अ लीव, हाँ, और कुछ होगा, तो दे डिडंट गिव मी अ लीव। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, आपको शो छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद ये बात हाँ, तो आई वाज लाइक कि ऐसा दुनिया में नहीं होता कहीं भी। आप जहाँ जिस जॉब पे होते हैं, आप मुझे या तो वैलिड रीजन आप दें, ठीक है, कि मैं किस लिए जॉब छोड़ूं। मैं 7th मंथ तक हाँ, ये चीज डाइजेस्टेबल क्यों नहीं है, इस पे हम बात करते हैं। इमरान साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप फरमाइए, कुछ कहना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में? जी, इस टॉपिक के बारे में तो फिल वक्त नहीं, मैं आज चैनल का आपके प्रोग्राम आज सुबह का, और जो आपने पिछले 1 साल हमारे साने पीएस पे जो प्रोग्राम किए जी, तो उस सिलसिले में मैंने खुसूसी तौर पर आपका शुक्रिया अदा करना था। आप लोगों ने बहुत ही, आज चैनल वालों ने हमारे गम में बहुत भरपूर शिरकत की। नहीं, वो सबका गम है। एपीएस की तो बात ऐसी है कि आप कभी भी करें तो मेरे ख्याल में मेरा नहीं, इनका, हम सब के बच्चे थे। हमने तो कभी ये फील ही नहीं किया कि कोई और बच्चे थे। जिसका भी बच्चा है उसने तो बहुत ही रिलेट किया होगा उस सिचुएशन से। वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली सिचुएशन थी। वो तो हमारा दुख था, पूरे पाकिस्तान का गम था, पूरी दुनिया का गम था। बस मैंने इसी सिलसिले में आपके चैनल का, आपके प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करना था। और सबको दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हाँ उज़्मा, ये चीज़ हमारे पास, जबकि मैं पिछले दिनों देख रही थी वेस्टर्न मीडिया में कि वो उनकी जो वेदर फोरकास्ट करती हैं वो बेहोश भी हो गई थी फोरकास्टिंग के दौरान। और बहुत सारे लोग हैं जो, और उनके एम्प्लॉयर्स को भी पता था और उनके व्यूवर्स को भी पता था कि शी इज एक्सपेक्टिंग, लेकिन वो कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं थी। पे बड़ा वेलकम किया जाता है, ठीक है, बट आई डोंट नो हमारे सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि आप कोई लोगों को ये लगता है कि अच्छा या तो आप अपना करियर चूज कर लें या फैमिली चूज कर लें। हाँ, व्हिच इज सो सैड, सो सैड। अभी तक हम बड़ी बातें करते हैं कि जी खवातीन के हकूक़ नस्वा और इन सब चीज़ों के ऊपर बोलते हैं, बट जब प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करने का वक्त आता है तो वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, और अगर फिर आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप उसे साथ कैरी कर रही हैं, तो कितने लोगों के मुंह भी बन जाते हैं फॉर नो रीजन। मैं आपको बताऊं, अभी भी 80% लोग ये कहते हैं यू आर नॉट ट्रू प्रोफेशनल। हाँ, 80%, ओनली 20% में सिर्फ एक्सेप्टेंस है कि यू आर ट्रूली प्रोफेशनल। यानी उनको ये पता है कि बीइंग अ मदर आप अपना जो है प्रोफेशनलिज्म भी जो है वो पूरा कर रही है। यानी बीइंग अ मदर आप अपनी रिस्पांसिबिलिटीज पूरी कर रही हैं, और जो आपका प्रोफेशन है उसको भी 100% टाइम। एक ब्रेक आ गया, हम इसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एक मदर के साथ अगर छोटा बच्चा है 2 साल से कम उम्र का, और वो कहती है कि अच्छा अगर मुझे सिटी से बाहर जाना है, मुल्क से बाहर जाना है, मैं इसे साथ कैरी करूंगी, वो भी प्रॉब्लम होता है। प्रोफेशनल हो तो इसे घर छोड़ के जाओ। एक ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त मेरे हाथ में कुकेनिया केक रस्क मौजूद है, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, खाया भी होगा ऑब्वियसली, और देखा भी होगा। इसके एड्स वगैरह काफ़ी चल रहे हैं और हम इसे ट्राई कर रहे थे। डॉक्टर बतूल, बताएं ट्राई करके। बहुत ज़्यादा ये तो ऑलरेडी खा चुकी है। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। मैंने ब्रेक में खा लिया, क्योंकि कुकेनिया केक रस्क चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। और केक रस्क एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बचपन से मुख्तलिफ फॉर्म्स में एंजॉय करें, राइट? और देखिए हमें तो कोई इशू नहीं होता, चाय मंगाई इसलिए मैंने चाय लेकर आए, क्योंकि केक रस्क का मजा जो है वो चाय के बगैर नहीं आएगा, तो चाय होनी चाहिए साथ। खस्ता है, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। अनीका का थर्ड है, चाय में डुबो के खा रही है। थर्ड आपने सही नहीं गिना, 5वां है। आप तो मुझे बदनाम। नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन ऑन द सीरियस नोट, केक रस्क से हमारी दोस्ती बचपन से है, और बेकरी में जाके हम लोग बड़े बचपन से कुछ ना कुछ खाते रहे हैं। और इस वक्त जो केक रस्क मेरे पास है कुकेनिया, चाय के साथ इसका जोड़ है। इसके अलावा अगर आप इसे टेस्ट करें तो फ़ौरन ये आपके मुंह में घुल जाएगा, है ना? बिल्कुल।
बड़े चाय के साथ खाते हैं, मेरा बेटा तो दूध के साथ खाता है। ये भी आपके पास ऑप्शन है। ओके, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हम जिस पॉइंट से ब्रेक पर गए थे, आप भी कुछ बता रही थी कि मैं आपके ये पास कह रही थी उस्मा की बात से मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आया कि जब जी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 8 साल पहले जब मेरा बेटा होने वाला था, तो मैं एक कंपनी का ब्रांडेड शो होस्ट कर रही थी। वो इस तरह से था कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे था, 26 एपिसोड्स होने थी। तो मैंने उनको बताया नहीं था कि लाइक मैंने कंसीव किया हुआ, मैं इससे भी आधी थिन थी, पता भी नहीं चला। 6 मंथ्स तक तो एपिसोड जो थी वो हो गई, कुछ कराची से बाहर होनी थी। तो उनका जो था ना एक बंदा, उसने मुझे लास्ट में मतलब बहुत डिले हो गया, दिसंबर में शूट और जनवरी में डिलीवरी। अब मैं परेशान करूँ क्या? उसका खुद फ़ोन आया कि हमें ऐसा लगता है कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। मैं कहा चले, आपको लग गया, अच्छी बात है। तो देन उसने कहा कि नहीं, हम फिर आपको ट्रैवल नहीं करवा सकते। मैंने कहा अभी तो खैर मेरा कोई इशू नहीं है, मैं इस महीने तो कर सकती हूँ, आप खुद ही डिले कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे मना किया। जो लास्ट की 4-5 एपिसोड थी वो किसी और ने की। तो ये बात थी कि वो रुक भी सकते थे, उनको जल्दी नहीं थी। ऑन ईयर तो वो 1 साल बाद हुआ था, लेकिन लोग कोऑपरेट नहीं करते इस चीज़ में ना। फिर मुझे तो ये चीज़ हमने तो खैर ये सब्जेक्ट रखा था कि आप अपने बच्चे को अपने साथ दफ्तर ला सकते हैं, लाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, अप्रोच की लोगों की बात कर रहे लेकिन उसी वक्त से जब से आप एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं, आपके लिए प्रोफेशनली मसले शुरू हो जाते हैं। ओके, हाँ उस्मा, आप भी उसमें हम 2-3 और चीज़ें भी डिस्कस कर रहे थे कि लोग फिर समझते हैं कि अगर आप किसी तरह आप में कोई कमी बेशी हो गई है आपके लुक्स में, क्योंकि आप मीडिया से कनेक्टेड हैं, जाहिर है आपका वेट तो entertainment गेन industry होता से, ही है, जी। ठीक है, वो हर इंसान का होता है, किसी में टेंडेंसी आती है। बिकॉज़ मैंने तो बहुत वेट गेन किया था, 22 kgs गेन किया था। ओके, सो आई वाज लाइक ह्यूज। तो वो बट उसके बाद कम भी हो गया वेट, ऐसा नहीं है कि कम अच्छा नहीं मुझे हुआ। एक बात बताओ, हाँ आप माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं, स्लिम ट्रिम है। बेटी के बाद अब कितने साल की है वो? 4-5 साल की है? शी इज 4.5। 4.5। जब वो छोटी थी, और कभी आपने सोचा कि चलो इससे हट के अगर मैं कुछ कर रही हूँ, लोग बहुत से और ऑप्शंस पे काम करना शुरू कर देते हैं, टीचिंग कर लेते हैं और चीजें कर लेते हैं। आई एम डूइंग इट। अच्छा, you're doing it? मैं कर रही थी, मैं अपना फर्नीचर डिजाइनिंग का करती हूँ काम, और उसमें ये कि वो अब थोड़ा सा पहले से मैंने स्टार्ट किया, तो वो मैं कर रही हूँ इसके साथ ही मीडिया से हटके। लेकिन हाँ, मैंने काम, और बच्चा जब छोटा होता है ना, मुझे लगता है कि उस टाइम आप फिर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे इतना चिपकू नहीं होता। तो जब वो 1-1.5 साल की थी, तो मैंने उस टाइम सीरियल्स भी किए, जबकि सीरियल करना बहुत मुश्किल होता है। साथ लेके जाती थी? नहीं, घर छोड़ के, अम्मी अच्छा, के पास छोड़ क्या के। अम्मी के पास छोड़ती थी? अगर जहन में ये आता कि भाई मैं इसे साथ ले जाऊं, तो क्या इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है शूट्स पे खास नहीं, तौर शूट्स पे? में साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि खुद आप इतने लोग होते हैं वहाँ पे। और जब मैं व्हेन शी वाज 3 months की थी, तो उस टाइम मैंने एक सीरियल साइन कर लिया, और उसमें ये था, मैं नाम नहीं लूँगी उस प्रोडक्शन हाउस का, एंड दे प्रॉमिस कि नहीं, हाँ वी अंडरस्टैंड कैसा होता है, और आप बीच में ब्रेक लेके भी आप चली जाया करें और मिल के आ जाया करें, और ऐसा नहीं है ये वो ऐसे। ओके, ये तो बहुत अच्छा कोई प्रोडक्शन हाउस है कि मैं बीच में चली भी जाऊँ बच्चे के पास भी और फिर आ जाऊँ। और 1-2 दफ़ा जब मैंने ऐसा किया कि मैं गई, तो सिर्फ इनकी डिफेंस में ही हमारी शूट हो रही थी, मैं डिफेंस में ही था। कितना बड़ा डिफेंस है, फेज़ 1 में हो रही है और फेज़ 7 में मेरा घर था। तो जब मैं बाय द टाइम मैं घर तक पहुंचती थी, तो वहाँ से फ़ोन आना शुरू हो जाता आप कहाँ चली गई, आप वो आपका सीन है अभी वो। मैंने कहा मैं बता कर आई हूँ, और उसने मुझे कहा कि आपके इतने घंटे हैं अभी आपके पास, तो आप वो आए। तो मैं वहाँ पे लंच नहीं कर रही, मैं घर आ गई। हाँ हाँ, बस वो आप आ जाए, बस अब ये कर लें। इतनी कोई टेंशन होती थी। देन वो 2-3 दफ़ा के बाद मैंने कहा नहीं, इससे बेहतर है कि मैं एक्चुअली ये अभी तक हमारे यहाँ मैनेज्ड नहीं है, लोगों ने इसे डाइजेस्ट नहीं किया हुआ कि एक औरत जिससे हम काम ले रहे हैं उसका छोटा बच्चा हो सकता है और वो उसे दफ्तर में भी ला सकती है। ये नहीं है नुसरत, एक्सेप्टेंस किसी लेवल पे भी नहीं है। आप तो सिंगापुर चली गई 6 महीने के बच्चे के साथ, वहाँ पे सिस्टम है बेसिकली। अभी भी राइट नाउ जो मैं क्लिनिक कर रही होती हूँ, मेरे क्लिनिक में अगर एट दैट टाइम 8 पेशेंट्स अगर वेट कर रहे हैं और इन द मीन टाइम में 15 मिनट्स का गैप, हालांकि 7-8 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, सबको पता है कि वो 15 मिनट्स में जाऊंगी, बच्चों को स्कूल से पिक करूंगी। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द ड्राइवर बेसिकली, मेरा रूल ही नहीं है, मैं हमेशा जो है इसी तरह करती हूँ। अब वो 15 मिनट्स, कितना ही पुराना पेशेंट, रिपीटेड पेशेंट ही क्यों नहीं होगा, आऊंगी तो उसमें से 4 पेशेंट जो हैं वो ये बात कह रहे होते हैं कि डॉक्टर बोलते दिस इज नॉट फेयर, आप अपने ड्राइवर को बोला करें कि जो बच्चों को पिक करके लाया करें, ठीक है। तो आप उन्हें बाद का टाइम दिया करें ना। 4 जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, आप जमजमा पर आ रहे हैं, आप शॉपिंग करने निकल जाएं, 15 मिनट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। अब जब आप आ रहे हैं, देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप अमेरिका भी चले जाएंगे ना, एक जीपी जो है आपको 4 आवर्स वेट कराता है, 4 आवर्स। जी हाँ, एक जीपी कंसल्टेंट के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते 6 मंथ्स ये आप लोगों ने जो है इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर की है कि हम तो थोड़े घंटों में वहाँ पे 6 आवर्स की आपको एटलीस्ट शॉर्ट लीव लेनी होती है अपनी जॉब पे से।
अगर आपको जीपी को दिखाना है यहाँ पे 15 मिनट, हाँ 4 जो अलहदा से 4 लोग जो हैं वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, दिस इज वेरी गुड कि आप खुद पिक करने जाते हैं। एम्प्लॉयर नहीं, हमारा पूरा माइंडसेट, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा आपका है, बच्ची आपकी है, आप दफ्तर भी जाना चाहती हैं, करियर भी परस्यू करना चाहती हैं और उसे साथ भी रखना चाहती हैं, क्या करना चाहिए? आप हमें तजवीज़ दें आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर बतूल हैं, डॉक्टर अनीका हैं, उज़मा अख्तर हैं, और हम बात कर रहे हैं कि क्या आपके वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम करती हैं या काम करना चाहती हैं वहाँ डे केयर होना चाहिए? क्या ये फैसिलिटी आपके लिए होनी चाहिए कि आप अपने छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकें? अच्छा, ये जो सोचा जाता है कि आप अगर अपने बच्चे को साथ लेकर आएंगे तो आप काम पे तवज्जो नहीं देंगे। हाँ, ये भी एक सोच है ना कि बस आप यहाँ पे एक वो समझ लिया गया कि अगर बच्चा हो रहा है, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये नहीं है कि अगर कोई औरत है तो वो अपने काम पे तवज्जो नहीं दे सकेगी। एक और जो घर में रहने वाली है, बच्चा होने के बाद वो घर भी तो संभालती है, उसी तरीके से संभालती है जैसे वो बच्चा होने से पहले करती थी। तो इसी तरह जो औरतें बाहर काम कर रही होती हैं वो भी इतनी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो अगर उनका बच्चा साथ भी आता है तो वो उसको भी देख सकती हैं और अपने काम को भी देख सकती हैं। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप घर छोड़ के आते हैं तो आपका दिमाग तब भी उधर ही होता है। आप घर में क्या हुआ मिनट मिनट पे फ़ोन कर रहे हैं, चाहे किसी के पास छोड़ा जाए, कोई मेड है, और आपको डर लगता है कि आंखों के सामने नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा। और आंखों के सामने तो आसानी रहती है। आप सुकून में होते हैं, आप अपना काम अच्छा कर सकते हैं। ये गलत सोच है। और उसमें फिर ये है कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे चॉइस नहीं है, डे केयर सेंटर्स नहीं होते कहीं, तो बाहर जो होते हैं वहाँ पे आई एम सॉरी टू से लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे यहाँ पे डे केयर सेंटर नहीं है। वो भेजें कोई एक दो, आपको किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? मेड्स के ऊपर। उनके वो अलग इश्यूज हैं, उनके अलग इश्यूज हैं। और जैसी वीडियोस वायरल हुई हैं पिछले कुछ दिनों में मार पिटाई वाली, बिल्कुल, तो आप अकेला तो आप छोड़ ही नहीं सकते। दवाएं बच्चों को अक्सर पिला देती थी कि वो बच्चा जो थोड़ा एक्टिव है, वो तंग कर रहा है, तो उसको नींद की दवा पिला देती थी ताकि वो सोया रहे। और बच्चों में लॉन्ग टर्म कितने मसले हुए। फिर वो ये चाहती है माँ अलग से उनको पैसे दें, ठीक है ना, मतलब जो उनकी पेड है वो उसके अलावा कोई आते जाते 100-200 जब तक नहीं देगा तो वो उसके बच्चे को अच्छा नहीं देखेंगी। एक बहुत बड़ा स्कूल है कराची का, मैं नाम नहीं ले रही, उनके पास कुछ अर्सा मैंने ऐसे ज्वाइन किया, तो मैंने की नर्सरी देखने के लिए। कैसे ज्वाइन किया कि मैं डॉक्टर थी, जब मैंने वो देखने के लिए गई, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी, मैंने सोचा कि मैं ले जाऊँ। यकीन करें इतनी गंदगी है कारपेट पे, हर एज के बच्चे, जैसे बतूल ने बताया, भाई देखिए बच्चा बड़ा होगा ना वो छोटे बच्चे को घसीटेगा, किसी और के बच्चे की आप शामत बनवा दें। और गंदगी, कोई सो रहा है, किसी का डायपर, इतनी बदबू। मैंने कहा वेंटिलेशन तो करो, एसी कभी चल रहा है कभी नहीं। अगर ये डे केयर है तो इस वजह से माइंड डरती है कि वो नहीं छोड़ें। तो प्लीज तमाम लोगों को ये चाहिए, जो भी इदारे हैं, जो भी बड़े लेवल के, अच्छी और महंगी जगह का बता रही है, ये कोई ऐसा नहीं बता रही जो बिल्कुल कोई सस्ता सा है। डिफेंस वगैरह की जगह की और एक बड़े स्कूल की बात कर रहे हैं। और आप ब्रेक में मुझे बता रही थी कि आपकी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर हैं और उन्होंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की। हाउस जॉब नहीं, जैसे वो डॉक्टर बन के गई, शादी हो गई, तो कनाडा में थी। मेरी एक फ्रेंड की हैं, तो 2-4 मैं की मिसाल दे रही हूँ। कनाडा में थी, उसने वहाँ पे किस तरह एग्ज़ाम्स क्लियर किए, क्योंकि यूएसएमएलई क्लियर करना बहुत मुश्किल है। एग्ज़ाम मुश्किल भी है, पढ़ना महंगा भी बहुत है। आप रह जाएं तो आपको डेट्स भी नहीं मिलती। उसके 2 बेटे उसी के साथ हुए। उसके हस्बैंड ने इवन जॉब छोड़ी कि मैं बच्चे देखता हूँ, अपने एग्ज़ाम करो। वो एक कॉफ़ी शॉप पे, कभी लाइब्रेरी में जाती थी, वो पढ़ती थी। फिर एक डे केयर का ये था कि वहाँ पे कोई खातून भी होती हैं, जैसे आपको फ्लोर्स पे मिल जाती हैं, कोई पाकिस्तानी आंटी उसने ढूंढी, उनके पास बच्चे छोड़े। लेकिन वो ये बात कहती है कि यहाँ पे फिर भी डे केयर ऐसे हैं कि मैंने छोड़ा तो मैं अमेरिका की अपनी रेजिडेंसी कर चुकी हूँ, और आज माशाल्लाह वो सक्सेसफुल है। और लोग वहाँ डरते भी हैं ना कि किसी बच्चे के साथ, वहाँ तो जानवर के साथ आपने किसी बिल्ली के साथ कुछ गलत कर दिया तो हर जगह पे कैमरे हैं। इतना स्ट्रॉन्ग है कैमरा सिस्टम कि आप जो है वो लाइव देख रहे होते हैं सारी चीज़ें। और जब आपकी वहाँ पे, मेरी फ्रेंड खुद कनाडा में होती है, वहाँ पे जो है वो बीप सिस्टम है, आपके मोबाइल में जो है वो डिवाइस लगा दी जाती है। और अगर बच्चे को नीड है कि मदर ने अगर फीड करवाना है तो वो 2 आवर्स में, जैसे मेरी जो फ्रेंड है वो यूनिवर्सिटी में जॉब करती है,
जॉब नहीं करती है, बेसिकली शी इज़ ए कंसल्टेंट। तो 2 आवर्स में अगर जो है उसे वो हॉस्पिटल में अगर जो है पेशेंट्स के राउंड ले रही है सारी चीज़ें, इन द मीन टाइम अगर उसके बेटे को नीड है और बीप आती है, वो ईजिली जो है अपने सीनियर को बताकर जो है हाफ एन आवर की लीव लेकर जाएगी, फीड कराएगी एंड देन शी केम बैक टू द वर्क बेसिकली। हाँ, मतलब उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे ऐसा बन जाएंगी। एग्जैक्ट ये क्या है, आप ऐसा करें, आप छुट्टी लेके घर पे बैठ जाएं, पहले बच्चा पाल लें, फिर आप आइएगा। अच्छा, जबकि जो मर्द हजरात या मेल कॉलीग्स भी आपके साथ होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो फुल फ्लैज अपने काम को ही तवज्जो दे रहे हैं। ज्यादा औरतें डेडिकेटेड होती हैं, वरना कितने मेल कॉलीग्स हैं आप देखें कि लंच का बहाना करके क्या कर रहे होते हैं, बैठ के ग्रुप्स में, मीटिंग्स में, इवन मीटिंग्स में काम की बात करने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, गपशप चल रही होती है। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रही हूँ, डिफरेंट जगहों की, डिफरेंट माइंडसेट के लोगों की बात कर रही हूँ। लेकिन मैंने खुद भी अक्सर, सिर्फ ये मैं अपने इस इदारे की बात नहीं करी, अगर मुझे कहीं मीटिंग अटेंड करनी हुई है, कुछ अपना दूसरे काम के हवाले से कुछ करना, तो लोग पॉइंट पे आते नहीं, इसका मजाक उसका मजाक, ये मजाक, जबकि जो खातून है जिसके पीछे बच्चे हैं वो चाहती है कि काम की बात हो, कॉन्क्रीट बात हो, ये जल्दी से कंक्लूड हो या इसका सोल्यूशन निकले और हम फिर अपने अपने काम पे लग जाए। तो ये औरत और मर्द और फिर बच्चे की जिम्मेदारी जिस पर है, ये ज्यादती हो जाती है। और सेकेंडली ये कि मैं आपको बात बताऊं, कुछ यहाँ पे ऐसा माइंड सेट की बात हो रही है ना, फीमेल्स में भी माइंड सेट है, फीमेल्स की फीमेल्स ही में एक्सेप्टेंस नहीं है, दिस इज द बिग इशू, औरत की दुश्मन है। तो बेसिकली आप एजुकेशन जो है ना शुरू से स्टार्ट हो रही है। आप देखें हजूर सल्लल्लाहु ने कितना वो किया, वो तो हजरत आयशा को जो है वो उठाते नहीं थे, वो कहते थे आराम कर रही है, मैं जगाऊंगा नहीं, इतनी हद तक के वो है। तो यहाँ तो फीमेल को नहीं एक्सेप्ट कर रही है। मैं ऐसे भी मीडिया ग्रुप को जानती हूँ जहाँ पे जो है वो एक तरफ तो सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट बना हुआ है, ठीक है, बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए, और जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं जो लोअर कैटेगरीज के हाथ में होते हैं उनके लिए बिल्कुल सिस्टम डिफरेंट है। जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो तो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, अपने साथ रखा हुआ है सारी चीज़ें, और जो दूसरे लोग हैं वो बच्चा यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर आप बच्चा लेकर आएंगे तो आपने जॉब छोड़नी होगी, एंड शी इज अ फीमेल। बिल्कुल। तो एक्सेप्टेंस तो फिर आप खुद औरत होकर आप माँ भी हैं और आप माँ भी हैं बेसिकली। अच्छा, फिर बैंक्स में काम करने वाली खवातीन एग्जैक्टली उनको तो शाम के 6-7 बजे, क्योंकि उनका तो वैसे टाइमिंग्स इतने टफ होते हैं। इसके मेरी एक फ्रेंड है और मल्टी नेशनल में काम करती है, तो कल रात को ही आई थी, शी वाज टेलिंग मी कि उसके साथ भी यही प्रॉब्लम था कि जब वो बच्ची उसकी छोटी थी कुछ मंथ्स की, तो शी सेड कि मैं उसको कहाँ पे रखूँ, घर पे छोड़ के नहीं जा सकती, फिर वहाँ पे घर पे छोड़ के जाऊँ तो किसी बड़े को साथ छोड़ना पड़ता है, यू नो, सो शी वाज फेसिंग दीज इश्यूज। तो सिंस वो उसमें थी एक मल्टी नेशनल में, उसने उनकी वेबसाइट पे देखा तो इटली में, इटालियन वो कंपनी, तो उसने देखा कि मिलान में तो उन्होंने इतना बड़ा डे केयर सेंटर बनाया हुआ है और वो इसी तरह से कि हर एज के लिहाज से वो बना हुआ पूरा एरिया। देखा यहाँ पे एक छोटा सा डे केयर सेंटर क्यों नहीं है पाकिस्तान में? हमारे किसी ने बोला ही नहीं था। खुश हो जाए कि एक साफ सुथरा कमरा हो वहाँ पर आपके केयर टेकर हो, बच्चों की कुछ एक्टिविटीज हो। आपका कितने बच्चे आ जाएंगे? मेरे ख्याल में एक वक्त में कुछ स्कूल गोइंग भी हो जाते हैं, छोटे 3-4-5 बच्चे ही हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 40% औरतें अगर काम करती हैं तो। और अगर कंपनीज ऐसा करने लगे तो वो खुद ये देखेंगी कि जितनी भी उनकी फीमेल एम्प्लॉयज हैं जिनके के बच्चे हैं, वो अगर उनके बच्चे साथ आ रहे हैं तो उनका काम और बेहतर होगा, प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। बहुत से अच्छे लोग जो कि बहुत टैलेंटेड और काबिल होने के बावजूद घर पे बैठ जाते हैं, वो जो आ नहीं पाते आगे, उनको भी मौका मिलेगा, उनको अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छे वर्कर्स मिल जाएंगे, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कि आप ब्रेक तो वैसे भी होती है ना, आप किसी से फोन पे भी बात करते हैं तो आप 10-15 मिनट कभी तो लग ही जाती है खबर, और वैसे क्या हो जाएगा बच्चा देख लेंगे। वैसे भी ब्रेक्स होते हैं, जैसे ये आगे के ब्रेक की बात कर रही थी कि देखिए नमाज की ब्रेक भी तो होती है ना मर्दों के लिए, बाकी नमाज की ब्रेक होती है। तो जब इस्लाम में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनते थे कि नमाज में किसी का बच्चा रो रहा है तो वो नमाज को मुख्तसर करते थे, कोई माँ परेशान होगी। तो जब वो इतना ख्याल माँ का कर सकते हैं तो यहाँ के लोग क्यों नहीं? खुदारा ख्याल जब नमाज मुख्तसर हो सकती है जो कि फर्ज है, तो ये कोई काम है भला? और ये बहुत आराम से स्टैटिस्टिक निकाल लिया जाता है कि इतनी फीमेल्स जो हैं वो डॉक्टर के उस लेवल तक के गई हैं और फिर MBBS करने के बाद सिर्फ 10% जो है वो परसू कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्यों नहीं रेजिडेंसी कर पाती? देखिए अगर आपने 14 आवर्स की रेजिडेंसी करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की मैं खुद स्टूडेंट थी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मैं देखती हूँ, अभी मेरी एक फ्रेंड मुझे जद्दा में मिली और मैंने उससे बोला कि तुम परसू कर रही हो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी? कहने लगी अभी बच्चों के साथ मैं कहाँ परसू कर रही हूँ नुसरत, अब मेरे हस्बैंड ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वही कर रहे हैं। अभी इतनी टेक्निकल फील्ड्स हैं, हम रोते थे जब एग्जाम्स होते थे और उसके बाद आप कुछ भी ना कर रहे हो
ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है। उसमें क्या गुजरती है आप बताओ, क्योंकि आप जब इतना काम कर लेते हो तो ये मेरा आखिरी सवाल है, आप मुझे बताइए कि गुजरती क्या है उस वक्त जब आप घर में होते हैं और आप नहीं कर सकते कुछ भी। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आप जब दोबारा आते हैं तो लोग फिर ये समझते हैं कि अच्छा आप शायद कोई नए आए हैं। अच्छा ओके, हाँ, यू नो आपका वो पिछला जो इतना एक्सपीरियंस होता है वो होता है, वो उसको अलग कर देते हैं। उस ब्रेक से पहले का जो एक्सपीरियंस होता है तो उसको तो कहते हैं अच्छा ये साइड पे रखे हैं। हाँ ये होती थी। ओके, स्क्रैच से शुरू करना होता है। तो ये नहीं है कि अगर कोई बंदा ब्रेक लेकर आ रहा है तो वो सब कुछ भूल गया है या वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। लोगों के जहन में ये भी शायद चीज़ होती है कि अब ये वैसे परफॉर्म नहीं कर सकती या इसका वो एक्सपीरियंस ही ना, वो इंसान वही है। ठीक है, उसने अगर थोड़े टाइम का ब्रेक ले लिया है या उसकी फैमिली हो गई है, उसकी और प्रायोरिटीज हो गई हैं, लेकिन हम निकम्मा तो नहीं हुआ ना। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर मौजूद रही और मेरे ख्याल में अगर हम इस पे और बात करना चाहते हैं तो पूरा दिन बातें कर सकते हैं ना, इसमें दिल में बड़ी सारी बातें हैं जो इस हवाले से कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक ऐसी बीमारी के हवाले से जिसके बारे में हम सिर्फ बचपन में सुनते थे, उसकी वैक्सीनेशन हो जाती थी, अभी भी वैक्सीनेशन होती है, खसरे की मीजल्स की वैक्सीनेशन होती है और बस आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब अंदरूने सिंध में, और सिंध में पूरा, सिंध में ज़्यादा हुआ है ये पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में, फिर ये बढ़ता चला गया, पंजाब की भी हमने खबरें सुनी, खसरे से बच्चों का दुनिया से चले जाना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको मैं भी समझना चाहती हूँ, आप कोई सवाल करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। आफ्टर दिस ब्रेक हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में तमाम तर बच्चों में पाई जाने वाली सबसे मुख्तलिफ बीमारी कौन सी है? नहीं तो जनाब जान लीजिए, इस मुख्तलिफुल नौयत बीमारी का नाम खसरा है, क्योंकि दूसरे अमराज और इन्फेक्शंस या तो पानी, खून के जरिए फैलते हैं या फिर खुराक के जरिए। मगर आप खसरा के भयानकपन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया का वाहिद वायरस है जो हवा के जरिए फैलता है। यानी खसरा के मर्ज में मुब्तला शख्स जब खांसता है या छींकता है तो उनके मुंह से खारिज होने वाले वायरस से आसपास खड़े लोग शदीद मुतासिर हो जाते हैं। सांस लेते वक्त मुंह के जरिए ये वायरस दाखिल होकर फेफड़ों पर हमला आवर होकर शदीद नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा खसरे के कुछ बुनियादी अलामात ये भी हो सकते हैं: खांसी, नज़ला का होना, आँखों का सुर्ख हो जाना, आंसू बहने के साथ साथ चिड़चिड़ापन का होना। वेलकम बैक। और खसरे के हवाले से मैंने जैसे आपको ब्रेक से पहले बताया कि अगर मैं पर्सनली बात करूं या मैं अपने जानने वालों की बात करूं तो हमें बचपन से ऐसा महसूस नहीं होता था कि इतनी संगीनी खसरे से पैदा हो सकती है, इतने लोगों की जान जा सकती है। शायद हम इससे लाइल थे, शायद हमें उस वक्त पता चला जब न्यूज़ में खबरों पे खबरें आने लगी। थर से ये किस्सा शुरू हुआ था, मुझे याद है, और उसके बाद आपने पंजाब में भी और दीगर इलाकों में पाकिस्तान के इसके हवाले से सुना। खसरे के या मीज़ल्स के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यही सुनते थे कि अगर हो गया है तो घर में रहें, बाहर ना जाएं, बच्चे स्कूल ना जाएं। लेकिन एक ऐसी बीमारी या एक ऐसा वायरस जो हवा से फैलता है और इस तरह से फैल जाता है कि हमारे बच्चों की जान ले लेता है, इसकी वजह क्या है, कैसे हम इससे लड़ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और कराची लेवल पर या कराची डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वजूहात हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या रिसर्च है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये हमें सब आज के शो में इस वक्त पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं आप सवाल भी कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुबीना मौजूद हैं जो कि पीडियाट्रिशियन है, आपको वेलकम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हकीम मोहम्मद अजहर भंबोरी साहब मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हिकमत के हवाले से अगर आप इस पे एतकाद रखते हैं और समझते हैं, और होता है बहुत सारी बीमारियों में लोग, जैसे मुझे सामने पत्ते नज़र आ रहे हैं, कुछ बीमारियों में नीम के पत्तों का जिक्र बहुत ज़्यादा आता है और उसका ताल्लुक भी हिकमत से ही है। कोई सवाल करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं हकीम साहब से। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शेरा साहब जो कि डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पब्लिक हेल्थ हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डिवीज़न है, आपको भी वेलकम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी वजूहात कि ये क्या इतना मूजी मर्ज, जैसे हमने पैकेज में भी अभी दिखाया, हमारी वीडियो अभी चली थी कि जी दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उसमें ये मूजी मर्ज है बच्चों के हवाले से, सिर्फ बच्चों के हवाले से, और मूजी क्यों है? देखिए, खसरा जो है वो बच्चों में ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्या, बेसिकली 90% जो है वो बच्चों में होता है। दूसरी बात ये है कि इसका इन्फेक्शन रेट जो है 95% होता है। यानी कि अगर किसी घर में एक बच्चे को अगर खसरा हो जाए
तो 95% चांस है कि बाकी बच्चों को हो जाए। और जिस तरह के इस वीडियो में बताया गया कि वो हवा के ज़रिए जो है वो जाता है। अभी आपने ये बात कही कि खसरा जो है वो मतलब उससे अमवात क्यों होती हैं या उसके कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं, तो एक्चुअली में ऐसा है। खसरे से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक्चुअली खसरे के बाद बच्चे की इम्यूनिटी लेवल जो है या जिसे क़ुव्वत मदाफ़ियत कहते हैं वो कम हो जाती है। ठीक है। खसरे के बाद डायरिया बहुत कॉमन है, खसरे के बाद नमोनिया, खसरे के बाद चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, खसरे के बाद ट्यूबरकुलोसिस अगर नहीं भी थी तो वो फिर हो जाती है। खसरे के वायरस जो है वो दिमाग में भी चला जाता है जिसको हम एनसेफेलाइटिस कहते हैं। ठीक है। उसकी वजह से अमवात हो जाती है। लेकिन ये तो एक ख़ास स्टेज पे होता होगा ना ये सारी बीमारियाँ, उस वक्त आप जब आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो गई है, जब शुरू हुई है कोई बीमारी, अगर उसी वक्त उसे रिजॉल्व कर दिया जाए, काउंटर कर दिया जाए। एक्चुअली एलोपैथिक में उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। एक दफ़ा खसरा या मीजल्स किसी बच्चे को हो जाता है तो वो फिर अपना पूरा 1 हफ्ते का कोर्स करके सेटल हो जाता है। लेकिन यह है कि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको जो है आपने ट्रीट करना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि खसरा निकल जाना चाहिए, जिस्म की जो है गर्मी निकल जानी चाहिए, तो लोग डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं कि भाई ठीक है वो डायरिया हो रहा है तो वो गर्मी निकल रही है। आपकी वैसे इस बात से कि वो अपना टाइम पीरियड लेके जाता है, लोग और नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। वो सोचेंगे कि 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसे थोड़ा सा क्लियर कीजिए। क्लियर ये करना है कि खसरे के जो मीजल्स की जो इरप्शंस होती हैं या जो रैश होती है वो 1 हफ्ता लेती है। पूरा चेहरे से स्टार्ट होती है, फिर बॉडी पे आती है, फिर पैरों के नीचे आती है। लेकिन डॉक्टर के पास तो जाना है। डॉक्टर के पास तो जाना है, डॉक्टर के पास तो जाना है, क्योंकि खसरे के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो ट्रीटमेंट से ही सही होंगे। अगर लोगों के जहन में मेरी बात से ये आ गया कि नहीं भाई खसरे की वजह से वो अपना मुद्दत पूरा करेगी, नहीं, रैश को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चाहे चेस्ट के कॉम्प्लिकेशंस हों, चाहे डायरिया हो, उनको रोक सकते हैं, उनको रोक सकते हैं कि वो इससे पहले के ज़्यादा बढ़े। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो डेथ्स हुई हैं या जो रिपोर्टिंग होती है उसमें आप लोगों की रिसर्च क्या कहती है? किन इलाकों में कौन लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं खसरा से? इसमें जो ज़्यादातर जो है वो स्लम एरिया जहाँ पर कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पॉपुलेशन अगर वहाँ बहुत ज़्यादा है तो उसमें हो जाती है। उसमें यही मसला होता है कि सबसे बड़ा कि जहाँ एक बच्चे को हुआ तो वो तकरीबन उस फैमिली में और उसके आसपास पड़ोस में जो तकरीबन 200 घर जो है वो मुतासिर होते हैं। तो हम इसका एक बच्चे के होने से, हाँ, एक बच्चे होने से अगर इसमें फिर हम ये स्ट्रेटजीज़ करते हैं कि जैसे हमें एज ए हमारा सर्वेलेंस नेटवर्क हर टाउन में मौजूद है और वो हमें रिपोर्ट करता है, तो रिपोर्ट करके फिर इसके कंटेनमेंट मेजर्स लेते हैं। अच्छा। तो उसका ये कि जहाँ से जो बच्चे का घर है उसको छोड़ के उसके और थोड़ा सा दायरा में जो 500 घर इसके पीछे की तरफ हैं वहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेशन की जाती है। इसको हम अपने ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में इसको केस रिस्पॉन्स कहते हैं। और फिर इसकी मॉपिंग अब भी होती है जहाँ जहाँ ये बच्चे, इसके हम तकरीबन वीकली हमारे पास इसकी सर्वेलेंस रिपोर्ट्स आती हैं और हम वीकली फिर इनको हम भेजते हैं टाउन हेल्थ ऑफिसर को और फिर वो इसको कंटेनमेंट मेजर्स स्टार्ट करते हैं, जिसकी वैक्सीन लगाने की वजह से मजीद ये फैलता नहीं। कोई मौसम भी है इसका कि गर्मियों में ज़्यादा होगा, सर्दियों में ज़्यादा होगा? इसके 2 सीज़न है, ये जो मार्च और अप्रैल है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर इसका डिक्लाइनेशन शुरू हो जाती है, जैसी गर्मी बढ़ती जाएगी ये कम हो जाएगा। यानी सर्दियां जाती हैं और गर्मियों का आने का मौसम, जैसे मौसम बहार जिसको कह लें, इस मौसम में ये वायरस थोड़ा सा अप करता है, फिर बाद में ये डिक्लाइन हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कीजिएगा डॉक्टर साहब कि पिछले दिनों हमारी डिस्कशन हो रही थी और वो बच्चे जो अभी दुनिया में आए हैं, न्यू बॉर्न है, या जिन बच्चों की खसरा की वैक्सीनेशन ड्यू है, हमें डॉक्टर्स ने भी बताया, कुछ पीडियाट्रिशियन से भी मेरी ऐसी पर्सनली बात हुई थी और वैसे भी लोगों ने कि वैक्सीनेशंस तो अवेलेबल ही नहीं है अभी, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन तो हमारे तकरीबन हर टाउन में मौजूद है और हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो इसकी जो वैक्सीन, तो ये जो बात कह दी जाती है कि पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ये सही बात नहीं है? ये सही नहीं है, वैक्सीन तो अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं। कभी कभार ये है कि शिपमेंट जो बाहर से आती है तो कभी कभार डिले हो जाती है, कुछ
शॉर्ट पीरियड के ठीक लिए है। कम हो जाती है, लेकिन वो अवेलेबल होती है। एक ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक के बाद हम सुनते हैं, हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, इनका क्या कहना है खसरे के हवाले से और ये किस तरह हमें उसकी रेमेडी या उसको रिजॉल्व करने का तरीका बताते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। खसरा के हवाले से इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुबीना मौजूद हैं, हकीम मोहम्मद अज़हर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शेरा साहब मौजूद हैं। अगर कोई भी आपका सवाल है आप इन लोगों से सवाल कर सकते हैं। आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, हिकमत के हवाले से भी आप सवालात कर सकते हैं और अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट पे आप बिलीव करते हैं तो उसके हवाले से भी हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात कर सकते हैं। हमारे भी सवालात हैं, आपके सवालात हम फ़ोन पर भी सुनेंगे, आप हमें कॉल कीजिए और उसके साथ साथ आपने खसरा के हवाले से क्या कहा है हमारे पास एक वीडियो में मौजूद है, वो हम सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। भाई नीम के पत्तों का पानी पिया जाता है टोटके, लेकिन आजकल के दौर में टोटके नहीं चलते क्योंकि यहाँ पे कराची में इतनी बीमारियाँ हैं कि करने जाओ क्या और हो जाता है क्या। खसरा से बचने के लिए यही कि आप नीम के पत्ते अपने दहलीज पे लगाएं और उसके अलावा सफ़ेद चादर बिछाएं। वो लोग जो मुश्किलात का शिकार हैं गरीब लोग, तो खैर उनका तो एक अलग मामला है, लेकिन जो लोग साहिब हैसियत हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके जो है वैक्सीन लगवा लेते हैं। भाई खसरे के लिए होता है कि बच्चों को ढक के रखते हैं, उसको बाहर निकलने नहीं देते, कमरा बंद करते हैं और दरवाजे के ऊपर नीम के पत्ते लगा देते हैं। खाकसीर मुनक्का का पानी देते हैं, नीम के पत्ते भी सुखा के रखते हैं और हींग पाँव में बांध देते हैं। वो ये सारी चीज़ें बेकार, ये टोटको वटके सब आजकल के दौर में हर चीज़ ये चीज़ें बेकार है। गुलाब की पत्तियाँ भी बिछानी चाहिए ना, ताकि वो जो जलन होती है उससे वो गुलाब की पत्तियों से ठंडक होती है तो वो कम हो जाती है खसरा। इसमें दवाई का मसला नहीं होता, सिर्फ नीम के पत्ते और एहतियात ज़रूरी है। भाई बेहतियाती से होती है ये खसरा वगैरह, और इसमें एक तरीकाकार ये बताया गया कि सोने की अंगूठी बना लें तो इंशाल्लाह ये सब ख़त्म हो जाती है। खसरा वसरा कुछ होगी नहीं फिर इंशाल्लाह ताला, कभी भी नहीं होगी। और इसकी तदाबीर ये होती है कि अपना 2 दफ़ा होते हैं ज़िंदगी के अंदर, ये सोने की चेन पहन लीजिए या नीम के पत्तों से नहा लिया जाता है। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे अपने मेहमानों से क्लियर करने हैं, लेकिन सबसे मज़ेदार ये है कि सोने की चेन पहन लें या सोने की अंगूठी पहन लें। बाहर जाके छिनवा लें। नहीं छिनवाएं ना भी, लेकिन क्या वाकई इसमें कोई बात है? एक तरफ कह रहे हैं कि इलाज इतना महंगा है, एक तरफ कह रहे हैं सोने की चेन गले में डालो। साहब ने भी, डॉक्टर शेरा साहब ने भी, डॉक्टर साहिबा ने भी जिक्र किया। एक्चुअल बात दरअसल ये है कि ये वायरल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी, ठीक है। एक है वायरस पैरा एमॉक्सी वायरस, इसकी फैमिली का एक वायरस है जो काज करता है, वजह बनता है मीजल्स का या खसरे का, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ये हकीकत है कि इसमें जदीद तिब के अंदर या एलोपैथी में एंटीवायरल ड्रग्स बिल्कुल नहीं है, दुनिया में नहीं है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बीमारी जो है मीजल्स की, ये सिर्फ इंसानों को होती है, जानवरों में नहीं आती है ये, ठीक है, और गंदगी से ये फैलती है और इंसानों से ही इंसानों से लगती है। अब अगर किसी बच्चे को, अमूमन ये छोटे बच्चे 5 साल की उम्र तक, इनमें ये डॉक्टर साहब भी इस बात की तस्दीक करेंगी कि उनमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है, या 20 के बाद अगर ये मीजल्स हो तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। उसमें सबसे ख़तरनाक जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, ये ब्रेन की स्वेलिंग है, डायरिया है। अब डायरिया जो है उसको तो कवर किया जाता है, लेकिन उससे जो डिहाइड्रेशन हो रही है वो मौत का सबब बन सकती है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें बुनियादी हैं, वो बुनियादी चीज़ें ये हैं, एक तो ग़िज़ा का, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमारी माएँ जो हैं वो बच्चों को दूध ही नहीं पिला रही हैं, ठीक है। माँ का दूध जो है वो इम्यून सिस्टम जो है उसका कुव्वत मुदाफ़त वो इतना बिल्ड कर देता है कि बीमारी से वो खुद नर्दाजा हो जाता है और वो किल करता है उन जरासीम को। तो जब बच्चे कमज़ोर होंगे तो कोई भी बीमारी, मीजल्स हो या XYZ कोई भी बीमारी हो, वो उसको फौरी तौर पे इफेक्ट करेगा। अच्छा, एक बात और यहाँ की गई थी बेहतियाती के हवाले से बोला, और इसमें 2 चीज़ें मुझे लगती हैं। एक तो ये कि अगर आपके बच्चे को मीजल्स है या खसरा है, हमारे यहाँ ये थोड़ी सी टेंडेंसी बन गई, लोगों की सोच बन गई है कि अगर कोई भी बीमारी अपने बच्चे को है, अपने करीबी को है, उसके बारे में बताते नहीं हैं। दूसरे उससे क्लोज हो रहे हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, वहाँ से दूसरे बच्चे उसे कैच कर रहे हैं खसरा को, और वो उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है। एक तो ये चीज़, और एक और चीज़ भी होती है कि अभी मेरे जहन से एकदम निकल गई, मैं एक
एक और पॉइंट यहाँ डिस्कस करने वाली थी। खैर, तो आप इसके ये जो सामने हमारे पास चीज़ें रखी हुई हैं, इसको ये किस तरह से खसरे को काउंटर कर सकते हैं? देखिए, ये चीज़ें मैं बाद में आऊँ, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीनेशन जो है बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। कम से कम 50% जो है वो उससे इम्यून हो जाते हैं उस वैक्सीनेशन से, ठीक है। बकिया फिर है ग़िज़ा। ग़िज़ा में जो माएँ दूध पिला रही हैं वो अपनी ग़िज़ाओं के अंदर कॉर्डियोराइल, खुबानी, इसमें विटामिन ए मौजूद है। अच्छा। विटामिन ए की कमी की वजह से ये डिजीज़ ज़्यादा ठीक है भारी अंदाज से असरअंदाज होती है कि मरीज़ के ऊपर, वो बच्चा हो या बड़ा हो। तो विटामिन ए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? अगर माँ दूध पिला रही है तो माँ वो खाए ताकि वो सारे अज्जा उसके दूध में आके और वो बच्चे तक पहुँचे, तो बच्चा खुद ब खुद इम्यून होगा। लेकिन अगर वो हो गई है तो जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है वो भी वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अदरवाइज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आपने अभी कहा कि वो बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो कंटामिनेशन होगी, उस बच्चे को भी उसके कांटेक्ट की वजह से वो भी वायरस उसका मीजल्स का शिकार होगा। तो ऐसे बच्चों को घर पे आराम कराना चाहिए। एक ख़ास इनक्यूबेशन पीरियड होता है, हफ्ता 2 हफ्ता, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से हमें बचना चाहिए। कुछ और चीज़ें जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं आज टीवी को मुबारकबाद देता हूँ कि आवाम की बेहतरी के लिए, सेहत, तालीम, तरबियत और फलाह बहबूद के लिए आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लाते हैं। थैंक यू। एक बच्चों की बीमारी है जिससे बच्चे बहुत सफ़र करते हैं और कई बच्चों को आपने बताया, खासतौर पर वो जान से भी गए, तो ये आगाज़ नहीं। एक तो ये है कि इसमें जो प्रॉपर वैक्सीनेशन है वो हो। अच्छा, जहाँ पे वैक्सीनेशन की आगाही नहीं है वहाँ पे कम से कम ये मीडिया रोल अदा कर सकता है। जैसे मीडिया तो हर कोई देखता है प्रोग्राम, गांव में देहात में भी आजकल टीवी देखते हैं लोग, तो उनका फर्ज है जैसे आप लोग ये प्रोग्राम करने, इससे बहुत बड़ी आगाही लोगों को मिल रही है और इसी तरह दीगर चैनल भी करें। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है, मैं देखता हूँ कि हमारे स्कूल कॉलेज को बस एक पढ़ाई का जरिया बना लिया है कि साइंस पढ़ा देंगे, आर्ट्स पढ़ा देंगे। अरे भाई, एक बेहतरीन जरिया है जहाँ पे हम अपने तालिब इल्मों को आगाही दे सकते हैं और उनको मुख्तलिफ अहम जिंदगी के मामला, सिर्फ ये कि बीमारियों से बचने की तदाबीर, बल्कि जिंदगी में पेश आने वाली अहम जो मराहिल होती हैं उनके बारे में आगाही कि आपको कैसे यहाँ से गुजरना है। तो प्लीज़ ये ज़रूरी है कि आप लोग मीडिया पे कोशिश करें कि स्कूल कॉलेजेस में भी एक जरिया बने कि असातिज़ा कराम, वहाँ के सरबराहान असेंबली में बच्चों को, तालिब इल्मों को रहनुमाई और आगाही दें ताकि ये सब महफूज रह सके। और ये सरमाया है पाकिस्तान का, आगे टैलेंट काम आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया एहसन साहब फॉर द कॉल। और जो आपने यहाँ वैक्सीनेशंस की बात की थी, अभी कुछ देर पहले हमारे पास जब वीडियो चली थी उसमें भी किसी ने कहा कि जी वैक्सीनेशन जो है वो जिनके पास पैसे हैं वो तो महंगे अस्पतालों में जाके करवा लेते हैं। इसका जवाब हम लेंगे, एक ब्रेक आ गया है, इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है वो आपको पता चलेगा। महंगे अस्पतालों में महंगी वैक्सीन, खसरा के बारे में बात हो रही है, इसका आपको जवाब मिलेगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। और जो मैंने ब्रेक से पहले आपके लिए एक लिंक छोड़ा था कि वैक्सीनेशन, हमें वीडियो लिंक में भी कहा गया, हमारे कॉलर ने भी कहा कि जी इसकी आगाही होनी चाहिए। वैक्सीनेशंस का तो लोगों को पता है कि मीज़ल्स की या खसरे की वैक्सीनेशन होती है, नहीं होती तो हुकूमत उस पर भी काम कर रही है, जो आप बता दीजिएगा कि इसकी बाकायदा मुहिम चलती है। और जो वीडियो लिंक में कहा गया कि जी जिन लोगों के पास पैसा है वो तो जाके मीज़ल्स की वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, गरीब आवाम क्या करेगी, तो उसका जवाब दे दीजिए। इसमें मीज़ल्स हमारे तकरीबन हर जगह जो हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की है, इवन प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी यही मीज़ल्स की वैक्सीन लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं है। लेकिन अब इसमें मीज़ल्स की 2 किस्म की वैक्सीन है, एक तो सिंपल मीज़ल्स की वैक्सीन है और इसके साथ एक दूसरी वैक्सीन है मीज़ल्स की, मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला। ये तीनों डिजीज़ के एक साथ है। जो मीज़ल्स, मम्स और रूबेला है वो आपको बाहर से, बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती और बाकी जो सिंपल मीज़ल्स की वैक्सीन है वो हम लगाते हैं। अब हमने ये प्रोग्राम में कर दिया है ऐड, एक 9 महीने की एज में बच्चों को लगाते हैं और एक 15 महीने की एज में लगाते हैं। और ये तो किसी भी सरकारी अस्पताल में ले जाएं अपने बच्चे को बिल्कुल आपको वैक्सीन लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, कोई इसमें पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इसमें किसी किस्म की, इवन ये आखान में भी जो वैक्सीन जाती है वो हम ही सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट ही इसको देती और वो हमें रिपोर्टिंग करते हैं। आखान है, लियाकत नेशनल है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पर भी आप ही की सप्लाई की भी वैक्सीनेशन जाती है। और हमने ये शुबा करना कि हुकूमत की वैक्सीनेशन है, पता नहीं क्या क्वालिटी, क्या ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें हमने अभी सिलानी को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। हम मोबाइल
वेन के ज़रिए से भी जहाँ जहाँ स्लम एरिया है, जहाँ लोगों के हेल्थ फैसिलिटीज़ में ये अप्रोच नहीं हो सकती, तो वहाँ जाके हम वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फरीद निजामानी बात कर रहा हूँ, गोट निम्न से, हैदराबाद से। जी जी, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जो हम सिंधी में कहते हैं उरड़ी, खसरे को सिंधी में कहते हैं उरड़ी। ये आमतौर पर जब मौसम में ये होती है, बाहर की मौसम शुरू होती है तो इसमें ये होती है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इससे जो है अगर बीमारी बढ़ जाती है तो उसके बाद इसमें पेचिश और मुद्दा बुखार जी। और ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे। नमूनिया हो जाती है जी। अच्छा, इसमें हम करते हैं देसी इलाज, खाकसी बीज होता है, एक खाकसी बीज मिलता है। हेलो। अच्छा जी जी जी, आप जिस बीज का जिक्र कर रहे हैं अभी हकीम साहब ने उसके बारे में बताना भी है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया हमें हैदराबाद से, और इसी बीज के हवाले से भी जो इन्होंने बात की, और ये जो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि अलामत ये है कि आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। देखिए, इसमें आँखों का सुर्ख हो जाना, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब आंखें सुर्ख हों तो एक तो ठंडे पानी जो है उसके फाये जो हैं वो रखे जाएं, और सुहागा हमारे यहाँ होता है, आम मिल जाता है बाजार में भी, उस सुहागे के पानी से आँखों को धोना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो बुनियादी दो चीज़ें हैं, क्योंकि आपके तवज्जुह से प्लेटफॉर्म से जैसे मैं सुन रहा हूँ आपके लिंक से, दो बुनियादी चीज़ें ये लोग रखें जो दूर दराज में हों। जैसे उन्होंने कहा बड़े अमीर और गरीब, इसमें कोई अमीर गरीब का बात नहीं है, कि सीधी सीधी बात यह है कि सफाई का खास ख्याल रखें। ठीक है। सफाई बुनियादी चीज़ है, ये गंदगी से बीमारियां फैलने वाली हैं। सफाई का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और विटामिन ए जैसे मैंने बताया, गाजर है, खुबानी है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ये खाई जाएं। अब अगर ये हो गई है, और जैसा भी उन्होंने कहा कि खाकसी, देखिए इसमें 3 चीज़ें 4 चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। इसमें उन्नाब है, ये बेर की तरह है। ठीक है। हिकमत में हमारे मौसम में ये खाकसी है, खाकसीर भी से कहते हैं, ये मवीज़ मुनक्का है ये, और ये नीम के पत्ते हैं। ठीक है। तो अब अगर वो हो गया, अब छोटा बच्चा तो है, बहुत छोटा बच्चा अगर है, तो वो तो माँ अगर उसको इन चीज़ों को बना के किस तरह से कि 5 दाने जो है इसके उन्नाब के ले लिए जाए। ठीक है। 5 दाने मवीज़ मुनक्का ले ली जाए, और एक आधी चमची जो है खाकसी ले ली जाए। ठीक है। और 1 से 1.5 कप पानी के अंदर इसको बॉयल कर लिया जाए, और बॉयल करने के बाद उस पानी को छान लिया जाए, ठंडा करके उस बच्चे को भी चमचे से पिलाया जा सकता है। ठीक है। माँ भी इसे इस्तेमाल करे, क्योंकि वो उसकी केयर कर रही है, क्योंकि अगर उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो वो भी इफेक्ट हो सकती है। कि मैंने कहा बुनियादी चीज़ इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्ड होना है, अगर वो नहीं होगा तो गड़बड़ होगी सारी। ठीक है। तो ये इसी तरीके से खाकसी को चादर पे फैला देना चाहिए, ये उसको उभारती है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कोशिश होती है निकले, तो ये एक ट्रेडिशनल चल रहा है हमारा सदियों से ये, और ये फैक्ट्स है कि ये बड़े कारगर साबित होते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन पे नज़र रखने के लिए डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, इनकी रहनुमाई लेनी चाहिए। ये नहीं है कि जी आप उसको अपने ही तौर पे चुटकुला, जैसे अभी मुझसे कहा गया, करते करें। हाँ। लेकिन क्योंकि उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो अपनी जगह पर आएगा और ख़त्म हो जाएगा जी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आ रही है, कोई नमूनिया के असरात नज़र आ रहे हैं, कोई डायरिया हो रहा है, तो फौरी तौर पर किसी भी करीबी हॉस्पिटल में जाके फौरी तौर पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सही। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम राबेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आपका शो बहुत अच्छा है और टॉपिक बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। तो मैं देख रही थी रिसेंटली, पिछली गर्मियों में ना, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे घर में भी ना 3-4 बच्चों को खसरा निकला, और तीनों चारों को डिफरेंट एग्जाम में निकला है। मेरी जो कजन की बेटी है उनको सबसे ज्यादा था, उनका चिड़चिड़ापन बहुत हद तक बढ़ गया था। यही मैं पूछना चाह रही थी, इसमें कौन कौन सी एग्जाम आती हैं? क्योंकि हमने एक दफा तो डॉक्टर को दवाई ली है उनसे, लेकिन ज्यादा जो टोटके वगैरह है ना वो घर के काम आए हैं। अच्छा। और सेकंड आपकी रिक्वेस्ट है कि आप ना हार्ट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड बच्चों के हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाएं। अच्छा, और वॉल्स पे डिस्कशन जरा करें अपने शो में। हाँ, ये चीज मैं भी बहुत सुन रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के वॉल और इन सब के बारे में आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमने नोट कर लिया है इसको। थैंक यू सो मच राबेल, आपने कॉल किया। हमारे साथ जाहिदा साहिबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं नुसरत? जी ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। नुसरत, इतना अच्छा आज आपने टॉपिक रखा हुआ है, और ना मेरे घर में भी यही है कि बच्ची को हुई हुई है। अच्छा। चिकन पॉक्स हुई हुई है, और आज पिछले हफ्ते को हुई थी, आज समझ 10 दिन हो गए इसे। तो अब मैं ये परेशान हूँ कि वो खत्म तो हो गई है, अब उसको गुस्सा मतलब नहलाने का है उसको ना,
नहला सकती हूँ या नहीं? मैं एक्सपर्ट जी बैठे हैं, मैं अच्छा, तो भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ ठीक, वालेकुम कि कितने दिन में नहलाना चाहिए, और कहते हैं कि जब ये जाती है तो ये फिर देकर जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब किस तरह इससे बचा जाए। ये लेकिन चिकन पॉक्स का सब्जेक्ट अलग है, मगर हम इसको यहाँ आज उसका जवाब भी दे देते हैं। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हाँ सब्जेक्ट अलग तो है, लेकिन है तो वही वायरल इन्फेक्शन। नहलाने का ताल्लुक है तो मेरा तो ये है कि हम तो यही कहते हैं कि फर्स्ट डे से आप रोज नहलाएं, साफ रखें और साफ रखें, अच्छा है। तो ना नहलाने की बात तो कॉन्सेप्ट पे नहीं आती है, और कब नहलाने वाली बात भी नहीं। डे 1 से आप नहलाएं बच्चे, आप नहलाएं, वो तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ जो डॉक्टर साहिबा कही जाती है कि ज़िंदगी में एक बार तो खसरा ज़रूर होगा, तो जिसको नहीं हुआ वो सारी ज़िंदगी डरता रहे कि मुझे खसरा होगा। देखिए वैक्सीनेशन तो कराया ही इसीलिए जाता है कि ज़िंदगी में एक बार भी खसरा ना हो। ठीक है, ठीक है ना। तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है। ये मेरे ख्याल में उस वक्त की कहावत है जब खसरे का वैक्सीन जो है वो नहीं था। अब खसरे का वैक्सीन है, मतलब आपको ज़िंदगी में एक बार खसरा निकले, उसके कॉम्प्लिकेशंस हों और आप बच्चा तकलीफ़ में हो, तो इसकी क्या ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें खसरे के हवाले से, मीज़ल्स के हवाले से काफ़ी आगाही दी। होपफुली हमारे लोगों तक ये पहुँची होगी। और अगर आप जिस तरह अभी राबेल ने कहा हार्ट स्पेशलिस्ट के बारे में, और बाकी ये बहुत अहम सब्जेक्ट है बच्चों को लेकर, बच्चों के हार्ट प्रॉब्लम्स आजकल सुनने में आ रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आगे इस हवाले से भी प्रोग्राम रखें। आप समझते हैं कोई ख़ास चीज़ हम डिस्कस करें तो हमें लिख भेजिए, हमसे रब्ता कीजिए। तमाम नंबर्स, तमाम डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, स्क्रीन पर भी आता रहता है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे हकीम साहब ने कहा, सफाई सुथराई और ऑनेस्ट थोड़ा होने की ज़रूरत है कि अगर अपने बच्चे को या अपने घर वालों को कुछ है तो उससे कोशिश कीजिए कि थोड़ा रिफ्रेन करें कि पब्लिक गैदरिंग्स में वो जाए, दूसरे बच्चों तक वो मुंतकिल करे, स्कूल जाए, तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखें ताकि दूसरे बच्चे भी उस बीमारी से बच सकें। आप अपना बहुत ख्याल रखिए जी। कि हमारी मुहिम खत्म हो गया जल्दी से। मुहिम है हमारी, ये 28 जून से ये 28 मई से और 6 जून तक ये मीज़ल्स के हवाले से पूरे सिंध में ये मुहिम चलेगी। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर इसमें खसरे का टीका लगवाएं, चाहे पहले लगा हो या ना लगा हो। ओके, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।